हमारी कहानी है जींस वाली बहू। रात के 10:30 बज रहे थे। सभी लोग मंदिर से दर्शन करके लौटकर आ गए थे। अभी कार बाहर खड़ी कर घर में प्रवेश किया ही था कि देखा बाहर हॉल में ही बहू रचना के माता पिता बैठे हुए थे। अचानक समधी समधन को, मनीष जी और विद्या जी को घर में देख करके वो लोग हैरान रह गए। बहू रचना एक तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। एक पल के लिए आरती जी और उनकी बेटी मधु के पैर घर के दरवाजे पर ही ठिठक गए। पर घर में खुद का ही था तो सो तो अंदर आना ही था। तभी मामले की नजाकत को देखते हुए घर की मालकिन आरती जी ने कहा, नमस्ते समधन जी, नमस्ते समधन जी। आज अचानक कैसे आना हो गया? आप लोग फोन तो कर देते तो हम लोग घर पर ही रुक जाते हैं। उनकी बात सुनकर के विद्या जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर फोन करके आते तो हम तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ यह कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर के सब लोग हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वहीं आरती जी रचना की तरफ देखने लगी। वो घड़ियाली आंसू बहा रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बहू ने ही कोई न कोई ऐसी बात की है जिसके कारण समधी जी समधन जी यहाँ आए हैं और वो खुद ही नहीं आई है, बल्कि रचना ने फोन करके उन्हें बुलाया है। वैसे भी रचना की आदत थी छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता को ससुराल बुलाने लेने की, और ये बात आरती जी 2 महीने में ही बहुत अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। अभी पिछली बार जब रचना को मायके जाना था और मधु की परीक्षाएं चल रही थी, उस समय आरती जी के मायके से जरूरी फोन आ गया, जिसके कारण उन्हें समर के साथ जाना पड़ा। हालांकि समर रचना को कह के गया था कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ काम निपटा कर आ जाएगा और फिर उसे मायके ले जाएगा। तब तक रचना मधु की कॉलेज से आ जाएगी। समर और आरती जी के जाते समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों लेट कर आए तो उसी बात का उन्होंने बतंगड़ बना करके अपने मम्मी पापा को बुला लिया था। तब भी समधन जी ने बहुत सुनाया था। आरती जी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने गलती न होते हुए भी शांतिपूर्वक माफी मांग ली। पर आज ऐसा क्या हो गया? तभी रचना का पति समर अंदर आया। सामने अपने सास ससुर को देख करके पहले तो एक पल के लिए हैरान खड़ा रह गया, फिर आगे बढ़ करके उसके पैर छुए और बोला, अरे पापा जी, मम्मी जी, आप आज अचानक, हम तो सरप्राइज हो गए। तभी मनीष जी ने कहा, अरे बेटा जी, आप ही क्या सरप्राइज हुए हैं? सरप्राइज तो हम लोग हो गए। हमने तो अपनी बेटी आपको दी थी, पर आपने उसकी क्या हालत कर दी। हमें आपसे यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए समर भी हैरान रह गया। तभी आरती जी ने अपनी बेटी मधु से कहा, मधु खड़ी क्या हो, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ। उनकी बात सुन करके मधु तो रसोई में चली गई। पीछे से विद्या जी बोली, माफ करना समधन जी, बहुत हो गया आपकी मेहमान नवाजी। हमने अपनी बेटी आपको दी थी, इसलिए नहीं कि आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी। शादी से पहले तो आपने बहुत कहा था कि बहू को हमारे लिए बेटी जैसी है। अब क्या हो गया? आप क्या ऐसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करती हैं? उनकी बात सुन करके आरती जी ने कहा, क्या बात है समधन जी, मुझे अब तक समझ में नहीं आया। सीधा सीधा बताइए,
अच्छा, आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, पर उससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप लोग इस समय कहाँ से आ रही हैं? आरती जी ने सवाल पर विद्या जी ने एक और सवाल ढक दिया। जी, हम सब लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, वहीं से आ रहे हैं। आरती जी हर सवाल का जवाब शांति पूर्वक दे रही थी। विद्या जी बोल पड़ी, आपका पूरा परिवार मंदिर गया था, पर मेरी बेटी क्या आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी जो उसे लेकर नहीं गई? यहाँ घर में अकेले छोड़कर चली गई, जैसे वो आपकी बहू नहीं, इस घर की चौकीदार हो। पर रचना ने तो ही मना किया था, हम तो उसे ले जा रहे थे। समर बीच में ही बोल पड़ा, अच्छा, उसने मना किया तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्या नहीं जाना चाहती और क्या इच्छा होगी उसकी आपके साथ जाने की, जब आपकी मम्मी हर चीज में अपनी टांग अड़ा देती हैं। विद्या अपने हाथ नचाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर के आरती जी हैरान होते हुए बोली, मैंने क्या टांग अड़ा दिया? समधन जी, समझाएंगी आप? अरे, दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो इनके घूमने फिरने के दिन है, और आप है कि इन दोनों के बीच में आ जाती हैं। आपकी तो उम्र हो चुकी है, इन बच्चों को आस में घूमने के फिरने का वक्त दीजिए। विद्या जी बोली तो समर खड़ा होते हुए बोला, ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? मंदिर ही तो गए थे, और मंदिर पूरा परिवार साथ में गया तो गलत क्या है? भला इतनी सी बात का कोई इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया? समर, चुपचाप बैठो जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। शांति रख, आरती जी ने कहा। तंगड़ क्यों ना बनाओ? अरे, मेरी बेटी के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त क्यों करूंगी? अरे, मैंने अपनी फूल सी बच्ची दी थी आपको, देखो आपको रुला रुला कर कैसी हालत कर दी है आपने। अगर आप लोग बहू को बेटी ही समझते तो हमें यूँ बार बार यहाँ नहीं आना पड़ता। सचमुच यही बात है, आपकी बेटी को हम दोनों माँ बेटी का समर के साथ जाना बुरा लगा, या मैंने उसे डांटा इसलिए बुरा लगा? आरती जी ने रचना की तरफ देखते हुए कहा, मम्मी जी, अगर मैं जीन्स पहनकर मंदिर चली जाती तो भला क्या गलत था जो आपने मुझे इतनी जोर से डांट दिया? अब की बार रचना बोली, पर मैंने तुम्हें अकेले तो नहीं डांटा था, मधु को भी तो डांटा था। मैंने तो तुम लोगों को प्यार से ही समझाया था, लेकिन तुम दोनों बहस करने पर आ गए, तब जाकर मैंने डांटा। पर मधु तो चुपचाप सूट पहन कर आ गए मंदिर जाने के लिए, पर तुमने तो साथ चलने से मना कर दिया, ये कहकर कि सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर बाद आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, आप लोग चल ले जाइए। आरती जी ने कहा, अरे ऐसे कैसे डांट दिया? बहू अगर जीन्स पहन ले तो क्या समस्या है? हमें नहीं पता था कि आप इतने पुराने ख्यालात के हो। विद्या जी बीच में ही बोल पड़ी, देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी भी जीन्स पहने ही खड़ी है, मेरी अपनी सोच है, मंदिर में यूँ कटी फटी जीन्स पहन कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगता, आखिर हमारी भी संस्कृति है। मैं एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? इसलिए मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। आरती जी ने कहा, बस कहने की ही बात है कि सास माँ होती है, पर सास कभी माँ नहीं बन सकती।
इतनी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को डांट दिया। विद्या जी की मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अब तो आरती जी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पर अपनी आवाज को ऊंची करने की जगह उन्होंने शांति पूर्वक कहा, सच ही तो है समधन जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इस तरह यह भी सच है कि समधन जी की बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। आपकी बेटी तो खुद बेटी नहीं बन पाई, तो मुझे माँ बनने की उम्मीद कैसे कर सकती है। मैंने आपकी बेटी को अकेले तो नहीं डांटा था, मेरी बेटी भी उसके साथ ही खड़ी थी, पर वो तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आ गई। जबकि आपकी बेटी ने क्या किया, आप लोग को बुला लिया। मैं तो सास हूँ, इसलिए बदनाम हूँ। सच कहा, मैं तो इसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या आपकी बेटी मेरी बेटी बन पाई? जब आप घर पर अपनी बेटी को डांटती थी तो क्या ये तब भी आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेती थी, या आपको कुछ न कुछ कहकर आपके रिश्तेदारों को आपको समझाने के लिए घर पर बुला लेती थी, जो आज ये यहाँ ये सब कर रही है? और आपने भी यहाँ आने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछा कि हम इसे क्यों नहीं लेकर गए, या ये खुद क्यों नहीं गई? ताली दोनों हाथ से बजती है समधन जी। आप भी एक बेटी की माँ हैं, आपकी भी घर में एक बहू है। भगवान न करे आपके घर में भी ऐसा हो और आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े, तब क्या करेंगी? मैंने तो कभी आपकी बहू को सूट तक में नहीं देखा, और यहाँ एक जिन्स के पीछे आप मुझे लड़ने चली आ गई। आपकी बहू भी तो आपके घर के सिस्टम के अनुसार चलती है ना, फिर आप मेरे घर में आकर क्यों इंटरफेयर कर रही हो? बजाय अपनी बेटी को समझाने के आप हमें समझा रही हो। आप अपनी बहू की कैसी माँ बनी है? क्या आपकी बहू या आपके माता पिता को पता है आप मुझसे अपनी बेटी के लिए किन किन बातों के लिए लड़ने आती हैं? आरती जी के सवाल से विद्या जी झेप गई। ये गलत बात है समधन जी, आप बात पलट रही हो। आपको मेरी बहू से क्या लेना देना? विद्या जी हड़बड़ाते हुए बोली, क्यों लेना देना नहीं, खुद के घर में कोई भी सिस्टम हो चलेगा, लेकिन बेटी के ससुराल में सब कुछ चाहिए। जब आप मेरे घर में इंटरफेयर कर रही हो तो फिर मुझे भी आपके घर में बोलना ही पड़ेगा। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप बाल की खाल निकालने में लगेंगी, तो फिर हमें भी आपकी बहू और आपके माता पिता से बात करनी पड़ेगी। मैं रोज के ये घड़ियाली आंसू और ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरती जी ने अपना पक्ष साफ साफ विद्या जी और मनीष जी के सामने रखा। विद्या जी कुछ बोलने को हुई, इतने में मनीष जी बोल पड़े, विद्या बस करो, क्यों बेटी का घर बिगाड़ने में तुली हो? सारी गलतियां तो तुम्हारी बेटी की नजर आ रही है। पहले तो मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी यहाँ दुखी है, पर अब समझ में आ गया कि ये तो छोटी छोटी बातों पर पकड़कर खुद परेशान हो रही है और दूसरे को भी परेशान कर रही है। अगर तुम इतना बीच में बोलोगी तो अपना घर ही बसा नहीं पाएगी। लेकिन कुछ नहीं, उठो और घर चलो। और रचना, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमने आइंदा तमाशा किया ना तो हम लोग नहीं आएंगे। खुद के घर में देखा ना तुमने कि तुम्हारी माँ अपनी बहू को कैसे रखती है। तुम्हें तो इतना छूट मिली हुई है तो उसके कुछ कद्र कर लो। ये बेवजह का तमाशा बनाओगी तो अपनी इज्जत भी घट रही हो। और हमारी भी। मनीष ने रचना को गुस्से से कहा तो रचना चुपचाप नजरें झुकाए
खड़ी हो गए। उसके बाद मनीष ने आरती जी से माफ़ी मांगी, साथ ही विद्या जी और रचना से भी माफ़ी मंगवाई और वहाँ से रवाना हो गए, इस आश्वासन के साथ कि आइंदा उनकी बेटी ऐसी हरकत करती है तो वो पहले आरती जी से बात करेंगे, ना कि सीधा अपनी पत्नी को लेकर उसके घर पहुंच जाएंगे।